एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखो, जो भी आप फॉर्मूला रीड करते हो, जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6 या फिर वाटर का है H2O, वो सभी कहलाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि उसमें आपको पूरे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो एग्जैक्ट नंबर में पता होता है। जैसे वाटर का अगर आप एक मॉलिक्यूल लोगे, उसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है? जब आप एम्पिरिकल फार्मूला देखते हो किसी मॉलिक्यूल का, वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, लेकिन वो क्या बताता है? एक रेशो बताता है, वो भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है कि किस रेशो में एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है वो प्रेजेंट है। तो आप इजी वे में ये भी कह सकते हो कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, वो सिंप्लीफाई करके दिया जाता है। ओके, अब देखो, अब इन दोनों का एक रिलेशन होता है, ये आपस में रिलेटेड है। बिकॉज अभी मैंने कहा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि सिंप्लीफाइड वर्जन कह सकते हो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कुछ देर में लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। सभी को ये चीज़ मालूम है। ठीक है, अब इसका अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सिंस वी नो दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जो एटम्स के नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होता है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है दैट इज 6, उससे सभी को डिवाइड करना है, सभी नंबर्स को 6 से डिवाइड करना है। तो क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया आपके पास? ये यहाँ पर 1 आ गया और 6 2 12 CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O। ठीक है, वैसे ही हम इथेन की अगर बात करें तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H6। ठीक है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? 2 से स्मॉलेस्ट नंबर से ही हमेशा आपको डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 हियर, तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएगा? CH3। तो CH3 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर इथेन। वैसे ही बेंजीन क्या होता है? C6H6। अब इसमें 6 से ही डिवाइड कर दोगे तो CH आ जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में हम किस तरह से लिखें? तो इसके लिए कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं? एक फॉर्मूला निकल करके आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप पूछोगे कि n क्या है यहाँ पर? तो n किस तरह से निकलता है? n क्या है? आपके पास एक नंबर है। ठीक है, अब n निकालने का तरीका क्या होता है? जब भी आपको ये वैल्यू n निकालनी हुई तो आप क्या करोगे? जो भी मॉलिक्यूल का अपना मॉलिक्यूलर मास होगा उसको आप डिवाइड करोगे उसके एम्पिरिकल मास से। एम्पिरिकल मास से, कई जगह एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी लिखा होता है, वो एक ही बात है। ठीक है, अब ये बात आती है कि एम्पिरिकल मास आप किस तरह से निकालते हो। जैसे मान लो ग्लूकोज का आपने एम्पिरिकल मास निकालना है, तो एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही निकलेगा। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। ठीक है, तो CH2O का आप क्या करोगे? मास निकालोगे, सबके एटॉमिक मासेस को प्लस करके एम्पिरिकल मास निकालोगे और यहाँ पर पुट कर दोगे, और जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो किसका आएगा? वो इसका आएगा, पूरे मॉलिक्यूल का आएगा। ठीक है, अगर उसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है वो n कहलाएगी, और n को आप यहाँ पर पुट कर दोगे, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन था मॉलिक्यूलर फार्मूला में एंड एम्पिरिकल फार्मूला में।
जिसे हम आगे यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए पहले तो, ठीक है। तो देखो साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहो, फिर इजी रहता है एग्ज़ाम टाइम में। तो चलो अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O। आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है एंड मॉलिक्यूलर मास इज 60, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको 60 गिवन है। अब निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, ये वाला। इसमें होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन n निकालने के लिए फर्दर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। n कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है, एम्पिरिकल मास आपको खुद निकालना होगा। एम्पिरिकल मास किससे निकलता है, एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या गिवन है आपको, CH2O, ओके। अब आप क्या करोगे, इसका आप निकालोगे एम्पिरिकल मास, दैट इज इक्वल्स टू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16, प्लस करके कितना आ गया आपके पास 30। तो 30 हो गया, 30 ग्राम्स हो गया आपके पास एम्पिरिकल मास ऑफ CH2O, या फिर इसका एम्पिरिकल मास इतना आ गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ n निकाल सकते हैं हम। n की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इज गिवन 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास निकल करके आया है 30। सो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। n की वैल्यू आ गई तो आप इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इम्प्लाइज कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना निकल जाता है, ट्वाइस ऑफ CH2O, जो कि बन जाता है आपके पास C2H4 एंड O2। और इसे आप सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे लिख सकते हो, CH3COOH, जो कि होता है एसिटिक एसिड। तो निकल गया ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या आ गया, एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो हमने ये दो एक्सप्रेशन ऊपर वाले इसमें यूज़ करे अभी तक, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन उठाया गया है NCERT से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये हम साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ में हम एक पैटर्न भी समझेंगे कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं अगर आपको गिवन हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर क्वेश्चन में है तो उससे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स फॉर दिस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड इतना कार्बन एंड दिस 71.65% ऑफ क्लोरीन, ठीक है। आपको कॉम्पोजिशंस दी है सभी एलिमेंट्स की। इट्स मोलर मास इज दिस, तो मोलर मास भी गिवन है पूरे कंपाउंड का। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले स्टेप्स देख लो कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन में ही आपको ये कराया जाए, ठीक है। बाय क्वेश्चन ही आपको स्टेप समझाया जाए, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 क्या रहता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो ये परसेंट वाली चीज़ें दी है, दैट मीन्स जो आपको ये मास परसेंट गिवन है उसको आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो पहले। देखो परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, ठीक है। अगर मैं 4.07% कह रही हूँ दैट मीन्स, अगर आप ग्राम्स की बात कर रहे हो, क्योंकि जो यहाँ पर मास परसेंट है दैट मीन्स हम ग्राम्स में बात कर सकते हैं। इसका मतलब है 4.07 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स। तो आप पूरे कंपाउंड को क्या मान सकते हो, 100 ग्राम्स। इनिशियली आप जो टोटल आपके पास कंपाउंड है वो आप 100 ग्राम्स मान सकते हो, ठीक है। तो परसेंट का यही मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर 4.07% का क्या मतलब हो गया कि 4.07 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले काम रहता है कि आपको मास परसेंट का परसेंट हटा के उसको ग्राम्स में लिखना है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये जो परसेंटेजेस है ये कन्वर्ट कर देनी है, ये हटा देनी है, और आपने क्या लिखना है इसकी जगह, ग्राम्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4.07 जो परसेंट था उसको आप लिख लोगे
4.07 ग्राम्स फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, तो मासेस आ जाएंगे, एंड 24.27 ग्राम्स फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा, क्लोरीन के लिए आ गया 71.65 ग्राम्स। तो जस्ट फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन शॉर्ट परसेंटेज हटा के ग्राम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनका क्या पता चल गया, इनके मासेस पता चल गए। अब सेकंड जो स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, ठीक है। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एटम की बात कर रहे हैं तो गिवन मास अपॉन क्या करोगे, एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का इस कंपाउंड के लिए, 4.07 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मैं राउंड करके फिगर्स ले रही हूँ, अराउंड 1 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4.07 मोल्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन के मोल्स इतने निकल करके आ गए, ठीक है। और एक और बात, जो आपकी एनसीईआरटी में है वहाँ पर एग्जैक्ट वो दिए गए हैं, मासेस लिए हैं, एटॉमिक मासेस। अगर आप ये राउंड करके भी लोगे तब भी आपका आंसर सही ही रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना थोड़े बहुत वेरिएशन में। तो देखो अब हाइड्रोजन का निकल करके आ गया, अब कार्बन के लिए निकालते हैं। कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास जो कंपाउंड का है दैट इज 24.27 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, कार्बन का 12 ग्राम्स, ठीक है। तो डिवाइड करके वैल्यू आ जाती है आपकी 2.02 समथिंग, ठीक है, इतने मोल्स। तो दूसरे के भी मोल्स निकल गए। अब आती है टर्न क्लोरीन की। तो क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, गिवन मास is 71.65 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास जो है 35.5 ग्राम्स। जब आप इसे डिवाइड करते हो ये भी आता है 2.02 मोल्स, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप का काम भी पूरा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या कर दिए, निकाल दिए सभी के लिए। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, ध्यान से इन स्टेप्स को देखो। थर्ड स्टेप में आप करते हो, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकले होते हैं उन्हें आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाते हो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे निकलता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इनमें से उसको डिवाइड करोगे सबसे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2.02। अब सभी वैल्यूज़ को आपने 2.02 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन के कितने कितने थे, 4.07, 2.02 और इसका भी था 2.02। तो देखो आपने राउंड फिगर्स लेने हैं, तो यहाँ पर अराउंड ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है। जब आप इनको डिवाइड भी करोगे तो सिंपल जो आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन के सिंपलेस्ट रेशो आएंगे। बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशोज होने चाहिए, इसीलिए हम ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको 2.02 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, इसे करेंगे ये भी यहाँ पर कार्बन के लिए भी 1 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, अराउंड इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेशोज आपके पास निकल करके आ रहे हैं दैट इज 2:1:1 फॉर हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। अभी तक हम कहाँ पर आए, हमने एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन, हम कार्बन को पहले लिख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, ऐसे लिख लो। और क्या करना है आपको, ये नंबर्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ साथ लिखने हैं, जिसका जो नंबर है उसके साथ ये नंबर लिखेगी। कार्बन का 1 है तो 1 की जगह आप कुछ ना लिखो, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वो 1 ही है। हाइड्रोजन के साथ आप लिखोगे 2, तो हाइड्रोजन के फुट में हमने लगा दिया 2। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का 1 है तो यहाँ पर 1 की जगह हमने क्या किया, कुछ रहने दिया, दैट मीन्स ये 1 ही है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारे कंपाउंड के लिए CH2Cl।
तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, 4 स्टेप हमने करे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको एडिशनली पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको 5th स्टेप पर जाना पड़ेगा। तो 5th स्टेप में क्या करते हो, तो देखो, तो 5th स्टेप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले एम्पिरिकल मास निकालेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला से, तो पहले एम्पिरिकल मास निकालो, क्योंकि वो वाले जो पीछे मैंने आपको वो बताए हैं, एक्सप्रेशंस बताए हैं, वो यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो एम्पिरिकल मास किसका निकालना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला का। ऑब्वियसली एम्पिरिकल जो फॉर्मूला आपके पास निकल करके आया है उसका आप क्या करोगे, अब एम्पिरिकल मास निकालोगे। दैट इज क्या आया था आपके पास, CH2Cl। इसका एम्पिरिकल मास इज इक्वल्स टू, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है और एक का होता है 1 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 49.4 समथिंग, ठीक है, या 49.5 भी आप कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो देखो जहाँ पर आपको वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन होती है तो उसे क्या कर दिया करो, राउंड कर दिया करो। ये आपके पास इतना ग्राम्स क्या निकला, मास निकला। अब क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती थी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था 98.96, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे हम अपने एम्पिरिकल मास से, जो यहाँ पर आपने निकाला है दैट इज़ 49.4 ग्राम्स, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू इक्वल टू आती है क्लोज टू 2, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ चुकी है 2। तो एन की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सिंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने पहले ही ये फॉर्मूलाज करे हैं, ठीक है। ये सब क्यों करा हमने, सो दैट हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए और एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो एन कितना था 2, तो ट्वाइस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला वॉज CH2Cl। दिस इम्प्लाइज कि ये कितना आ गया C2H4 एंड Cl2। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखो सारा का सारा जो कैलकुलेशन सारा जो सॉल्व होता है वो यहाँ तक है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने में है। जैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाता है एन की वैल्यू फाइंड करो और उससे मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बहुत ही इजी हो जाता है एम्पिरिकल फार्मूला के बाद, जस्ट आपको एन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड हैविंग इतने % कार्बन, दिस % ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस % ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो स्टेप्स करे हैं ये सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही स्टेप्स फॉलो होंगे। अगर आपको ओनली एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहे हैं तो वहीं तक स्टॉप हो जाओ। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला से आगे एन की वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब देखो इसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 में शॉर्टकट में हम लिखते हैं। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, मास परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे इनटू ग्राम्स। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर परसेंट में दिया है उनको आपने सबसे पहले ग्राम्स में लिखना है, ठीक है। सो फॉर कार्बन आ जाता है 54.54 ग्राम्स, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के लिए आ जाता है 9.09 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन के लिए आ जाता है 36.36 ग्राम्स। तो यहाँ से आपने मासेस निकाल दिए, ठीक है, परसेंट हटा दिए बिकॉज आउट ऑफ 100 है तो यहाँ पर आपने ग्राम्स लिख लिए। और नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटम्स के लिए क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास। तो कार्बन से शुरुआत करते हैं, कार्बन का 54.54 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स, ठीक है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर ऑन सॉल्विंग 4.54, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन का क्या करोगे, हाइड्रोजन के लिए आ जाते हैं 9.09 गिवन मास
अपॉन इट्स एटॉमिक मास जो कि है 1। तो इसका कितना हो गया 9.09। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकल गए इतने। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 36.36 डिवाइडेड बाय 16। इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 2.27। तो ये नंबर ऑफ मोल्स 1, 2 एंड 3 आपके निकल चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 हमने पूरा कर दिया। अब स्टेप 3 क्या कहता था, पीछे हमने क्वेश्चन में स्टेप 3 क्या किया था, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकले उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए तो आप इसे कन्वर्ट कर दोगे बाय डिवाइडिंग लोएस्ट नंबर अमंगस्ट देम। ठीक है, तो कौन सा है 2.27 सबसे छोटा है, इन्हें डिवाइड कर दो तो क्या आएगा। पहले हम रेशो किस में लिख रहे हैं, सी कार्बन हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन में आपको ये रेशोस लिखने हैं। सबसे पहले कार्बन को अगर आप डिवाइड करोगे 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27 तो ये वैल्यू आती है अराउंड 2। ठीक है, इस 2। अब सेकंड क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या 9.09, ये आता है 4। ठीक है, 9.09 डिवाइडेड बाय 2.27 करोगे तो आएगा 4। और लास्ट में क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है 2.27। इसको आप इसी वैल्यू से 2.27, क्योंकि जब भी आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में अगर नहीं है और आपने लाने हैं तो आप कैसे करते हो, जो सबसे छोटा नंबर वहाँ पर होगा उससे आप डिवाइड करते हो। तो ये आ जाता है यहाँ पर 1। तो ये रहा आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। रेशो निकल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इन नंबर्स को इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ लगा करके लिख लेना है। तो कार्बन का था 2 तो कार्बन के फुट पे 2, हाइड्रोजन का 4 तो हाइड्रोजन के फुट पे 4, ऑक्सीजन का 1 है तो हम इसको एज सच ऑक्सीजन ही लिखेंगे। तो ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो कितना इजी है। तो स्टेप 1 में आपको सिर्फ ग्राम्स में लिखना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, स्टेप 3 में उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने एक सिंपल रेशो में लिखना है। अगर रेशो निकल चुका है तो स्टेप 4 में डायरेक्टली इनके एलिमेंट्स के साथ नंबर्स जोड़ के लिख लेना है। तो ये आ जाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड विद एम्पिरिकल फॉर्मूला दिस। आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, उसका वेपर डेंसिटी है 90। तो देखो ये नई चीज़ यहाँ पर आ गई, वेपर डेंसिटी, एंड CH2O की वेपर डेंसिटी गिवन है 90। नाउ फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें एक एडिशनल चीज़ आएगी वो आपको लर्न करनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में घुमा करके वेपर डेंसिटी बोले, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है हमेशा के लिए आप ये नोट कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह क्या दिया होता है, आपको वेपर डेंसिटी दी होती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी। क्योंकि अभी तक आपको पता होगा कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूज़ होता है टू फाइंड n एंड उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालते हो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कभी दी हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना है सीधे मॉलिक्यूलर मास में। तो यहाँ पर हम इसी को कंटिन्यू करके मॉलिक्यूलर मास ही निकाल देते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी थी 90 इंटू 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 आपके पास आ गया है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है बिकॉज आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो सारी कहानी कहाँ पर आ जाती है, n निकालने में। और n कैसे निकालते हो आप, n की वैल्यू निकलती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 180, यहाँ पर आपने निकाला है 180 ग्राम्स। अब आपको निकालना है एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है उनमें जो भी एटम्स है उसके एटॉमिक मासेस को प्लस करते जाओ। तो कार्बन का आ जाता है 12 प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, ये हाइड्रोजन का हो गया ये 1। ठीक है, प्लस
यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का आ गया आपके पास 16, तो ये आ गया आपके पास 30। ठीक है, 30 ग्राम्स यहाँ पर आ चुका है। अब एम्पिरिकल मास 30 आ गया, तो 30 आप यहाँ पर पुट कर लोगे, बिकॉज एन की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये वैल्यू आपके पास कट के आ जाती है 6, तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 6। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, इस जगह पुट कर लो। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बना आपके पास, इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला पुट कर दो CH2O, और ये कितना आ जाता है, इज इक्वल्स टू C6H, 6 2 12 O6। तो ये क्या आया आपके पास, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जब आपके पास क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी गई थी इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, और मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पर पुट करके फिर यहाँ से आप एम्पिरिकल मास निकाल के एन की वैल्यू निकालोगे, एंड एन की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल के आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मैंने यहाँ पर स्टेप आपको बताए हैं उसे आपने ध्यान से नोट करना है कि क्या क्या हम स्टेप्स करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसकी समरी पे। ठीक है, जो भी फार्मूलाज एंड स्टेप्स इन्वॉल्व रह रहे हैं इसमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में, वो मैं अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।